हेलो एवरीवन। क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस वीडियो में हम लोग विजुअलाइजिंग द नेशन इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे: एलेजरी ऑफ नेशन, मैरियाने और जर्मानिया। तो चलिए शुरू करते हैं। विजुअलाइजिंग द नेशन यानी कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक राष्ट्र को किस तरीके से या किस रूप में उसे चित्रित किया गया था। इट इज़ ईजी टू पोर्ट्रे और रिप्रेजेंट एनीथिंग हैविंग फिजिकल डायमेंशन लाइक एनी पर्सन और एनीथिंग, बट हाउ टू शो और रिप्रेजेंट आवर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, सॉरो, मर्सी, एरोगेंस एंड इन द सेम वे द आइडिया ऑफ द नेशन। किसी भी ठोस चीज़ों का आकार देना या किसी भी ठोस वस्तु का चित्र बनाना, चित्रकला करना, यह काफ़ी आसान होता है, जैसे कि कोई पर्सन हो या कुछ भी। लेकिन किसी विचारों का रूप देना या अगर कोई फीलिंग्स हो, जैसे खुशी हो, गम हो, दया हो, गुस्सा हो या कोई राष्ट्र हो, इनका हम चित्र किस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि हर वो चीज़ जो अमूर्त है, अमूर्त का मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, यदि हमें उसका चित्र बनाने को दिया जाए तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे हवा का कोई आकार नहीं होता, अगर हमें हवा का चित्र बनाने को दे दिया जाए तो हम किस तरीके से बनाएंगे, उसका तो कोई मूर्त आकार है नहीं। उसी तरीके से जो राष्ट्र है, तो राष्ट्र का भी कोई मूर्त आकार नहीं होता है, इसका कोई ठोस आकार नहीं होता है। तो आखिर उसे चित्रकला के ज़रिए कैसे प्रदर्शित किया जाए। वी कैन डू रिप्रेजेंट बाई गिविंग देम शेप एंड साइज बाई पर्सोनिफाइंग देम। लेकिन यदि हम उसे यूं चित्रित करें जैसे कि राष्ट्र कोई एक व्यक्ति हो, तब यह काम काफ़ी आसान हो जाता है। यानी कि राष्ट्र को चित्रित करने के लिए हम उसे किसी व्यक्ति का रूप दे देते हैं। जिस तरीके से, उदाहरण के लिए, जैसे हमने हर भगवान का अपना एक चित्र बनाया है, लेकिन किसी ने भी उन्हें देखा नहीं है। हमने अपनी परिकल्पना से एक व्यक्ति का रूप देकर हमने उनका चित्र बनाया है। ठीक उसी तरीके से राष्ट्र को भी एक व्यक्ति को राष्ट्र का रूपक मानकर हम जब उसका चित्र बनाते, जैसे हमारे देश में जो भारत माता का चित्र है, वो उसी तरीके से, यानी कि भारत को एक माता के रूप में पर्सोनिफाई किया गया है और उनका आकार दिया गया है। तो उस तरीके से पर्सोनिफाई करके किसी व्यक्ति के रूप को मानकर हम किसी भी राष्ट्र को चित्रित कर सकते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक है एलेजरी ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र का रूपक। Artists in the 18th and 19th centuries started personifying the abstract ideas of the nation by giving it concrete form using female allegories to represent the French nation and the German nation। यानी जो आर्टिस्ट थे 18वीं और 19वीं शताब्दी में, इनमें जो कलाकार थे, वो एक राष्ट्र के विचारों को पर्सोनिफाई करना शुरू किए, उन्हें महिला का रूप प्रदान करके। यानी कि महिला का एक राष्ट्र को महिला के रूप में उनका रूपक बना, महिला को राष्ट्र का रूपक बना दिया गया और उसी महिला के चित्र को राष्ट्र का रूप दे दिया गया, जिसमें फ्रेंच नेशन और जर्मन नेशन को एक महिला के रूप में चित्रित किया गया। तो कैसे चित्रित किया गया? एलेजरीज ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में क्या हुआ। फीमेल एलेजरी वॉज यूज्ड टू पोर्ट्रे द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। यानी कि महिला का जो चित्र था, महिला का जो रूप था, वह वहाँ पर शांति, न्याय और गणतंत्र, इन चीज़ों को दर्शाने के लिए वहाँ पर महिला का रूप दिया गया। किस तरीके से? तो लिबर्टी में रेड कैप और ब्रोकन चेन, यानी कि लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर, और जस्टिस यानी न्याय में ब्लाइंड फोल्डेड वोमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। जैसा कि हम लोग न्याय में भी देखते हैं कि एक महिला की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह अपने हाथों में वेइंग स्केल्स यानी तराजू को ली हुई है। उसे न्याय का रूप मान लिया गया कि ये जो रूप है, ये जो महिला का पोर्ट्रे है, वो न्याय की प्रतिमा है, न्याय का रूप है। यहाँ हम लोग अलग अलग सिंबल्स और उनके मतलब देखते हैं कि उनके अर्थ क्या है। पहला है ब्रोकन चेन्स, यानी टूटी हुई जंजीर। इसका मतलब होता है बीइंग फ्रीड, यानी कि आज़ादी मिलना। ब्रेस्टप्लेट विद ईगल,
यानी कि बाज छाप कवच, यानी कि ऐसी कवच है जो कि बाज के आकार की होती है। तो सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, जर्मन एम्पायर का वह प्रतीक है, यानी कि ताकत का प्रतीक। क्रोन ऑफ ओक लिप्स, यानी कि ओक का मतलब वो बलूत एक पेड़ होता है जिसे अंग्रेजी में ओक कहा जाता है। तो बलूत की पत्तियों का जो मुकुट, उसे हीरोइज्म का आकार दिया गया, उसे हीरोइज्म का महत्व दिया गया। हीरोइज्म का मतलब होता है बहादुरी। स्वॉर्ड यानी तलवार, सिंबल ऑफ पावर, रेडीनेस टू फाइट, शक्ति का ये प्रतिबिंब है और जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना। ऑलिव ब्रांचेज अराउंड द स्वॉर्ड, यानी तलवार पर लिपटी हुई जैतून की पत्तियां, यानी कि जैतून की जो डाली होती है, और ऑलिव का मतलब होता है जैतून। तो जैतून की डालियां जो तलवार के चारों ओर लिपटी होती हैं। इसका महत्व विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि शांति की चाह। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, यानी काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, 1848 में उदारवादी जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, उनका झंडा। बैंड बाय ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। एंड रेज ऑफ राइजिंग सन, यानी उगते सूर्य की किरणें, जिसका मतलब है एक नए युग का सूर्यपात, यानी कि बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत। तो ये कुछ सिंबल्स हैं और ये उनका सिग्निफिकेंस है जो उस वक्त में इन सिंबल्स को दिया गया था इन महत्व के ज़रिए, यानी कि इनको इसका रूपक बना दिया गया था। जैसे आज़ादी का कोई रूप नहीं तो टूटी हुई जंजीर उसका रूप बना दिया गया, यानी ठीक उसी प्रकार से हर वो चीज़ राष्ट्रवाद में या देश में जिसका कोई रूप न हो, जिसका कोई आकार न हो, उसे एक अपने से एक पोर्ट्रे करना, उसे पर्सोनिफाई करना ही विजुअलाइजिंग द नेशन का मेन कंसेप्ट है। इसमें हम लोग दो फीमेल एलिजरी के बारे में पढ़ेंगे, एक मैरियान और एक जर्मानिया। तो मैरियान फीमेल एलिजरी हु रिप्रेजेंटेड फ्रांस, यानी कि वो फ्रांस की महिला रूपक का नाम मैरियान था। मैरियान हैड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। तो मैरियान की विशेषताएं क्या थीं? लिबर्टी यानी कि आज़ादी, एंड रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र। दैट मीन्स रेड कैप, द ट्राई कलर एंड कॉकेड, यानी कि लाल टोपी हुआ, तिरंगा हुआ और कॉकेड हुआ। स्टेचूज ऑफ मैरियान वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। और मैरियान की प्रतिमा को पब्लिक स्क्वायर में, यानी एक जगह में जहाँ पर पब्लिक भीड़ होती है, वहाँ पर उस प्रतिमा को खड़ा किया गया एक सिंबल ऑफ यूनिटी के, एकता के रूप, एकता के पहचान, एकता के सिंबल के आधार पर उसे वहाँ पर लगाया गया। मैरियान इमेजेस वर मार्क्ड ऑन क्वाइंस एंड स्टैम्प्स। और मैरियान की जो प्रतिमाएं थीं वह सिक्कों पर और स्टैम्प पर लगा दी गईं। और दूसरी महिला रूपक है जर्मानिया, एलिजरी रिप्रेजेंटिंग द जर्मन नेशन, यानी कि जर्मनी राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने की जो रूपक थी वो जर्मानिया थी। वियरिंग ए क्राउन ऑफ ओक लिप्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। और जिन्होंने ओक की पत्तियों का मुकुट पहना था, क्योंकि जो जर्मन ओक है वह बहादुरी का प्रतिबिंब था। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक राष्ट्र की दृश्य कल्पना की गई, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक ऐसे देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। रूपक का अर्थ क्या होता है? जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है या दर्शाया जाता है, उसे रूपक कहते हैं। एक रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। आपको याद होगा
कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए है। इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मैरियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मैरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गईं ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सकें। मैरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। अभिव्यक्तियों में चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष यानी कि ओक की जो पत्तियां होती हैं, बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन ओक वीरता का प्रतीक है। और हमने इसमें कुछ सिंबल्स देखे थे जिसमें हम लोगों ने जाना, जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ जिसका अर्थ है आज़ादी मिलना, जिसका महत्व दिया गया आज़ादी मिलने से। बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य का प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट जिसका मतलब हुआ बहादुरी। तलवार जिसका मतलब हुआ मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली जिसका मतलब शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा जिसका मतलब 1848 में उदारवादी और राष्ट्रवादी का झंडा जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। और अंतिम उगते सूर्य की किरणें यानी एक नए युग का सूर्यपात। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक राष्ट्र की दृश्य कल्पना किस तरीके से की गई। इस चैप्टर का अगला और अंतिम टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, यानी राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नेशनलिज्म अलायंस विद इम्पेरियलिज्म, कि किस तरीके से नेशनलिज्म यानी कि जो राष्ट्रवाद है वह साम्राज्यवाद के साथ संरेखित होता है। बाल्कन क्राइसिस यानी बाल्कन की क्या स्थितियाँ बनी, और एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स यानी कि साम्राज्यवाद के विरोध में क्या क्या आंदोलन हुआ। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है नेशनलिज्म अलायंस विद इम्पेरियलिज्म। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, the liberal democratic nature of nationalism came to be aligned with imperialism, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंतिम चौथाई तक जो नेशनलिज्म का डेमोक्रेटिक नेचर था वह अब समाप्त हो चला था, वह अब छोटा हो चला था और उसने इम्पेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद के साथ उसने अपने को संरेखित कर दिया था, अपने आप को मिला लिया था। नेशनलिज्म बिकेम अ नैरो क्रीड, यानी कि जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, वह अब एक संकीर्ण सिद्धांत बन के रह गया था। नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इनटॉलरेंट एंड रेडी टू वेज वॉर, जो राष्ट्रवादी समूह था अब वह असहिष्णु हो चुका था और वह युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार था। बिग यूरोपियन पावर्स यूज्ड दिस नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस टू फर्दर देयर गोल ऑफ इम्पेरियलिज्म, और बड़ी बड़ी यूरोपियन ताकतें अब इस राष्ट्रवाद की आकांक्षाओं का इस्तेमाल करके साम्राज्यवाद को पाने के लिए, साम्राज्यवाद के गोल को अचीव करने के लिए अब आगे बढ़ना शुरू कर दी थी। अगला हम लोग का है बाल्कन क्राइसिस। बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। बाल्कन एक भौगोलिक और साथ ही साथ जातीय वेरिएशंस का क्षेत्र था। वेरिएशन का मतलब जहाँ पर
बहुत तरह की जाति और अलग अलग तरह की जहाँ के भौगोलिक परिवेश होते हैं। तो बाल्कन एक वैसा ही क्षेत्र था जहाँ की ज्योग्राफिकल एरिया काफ़ी अलग अलग थी और जहाँ की जो जातियाँ थीं वो भी काफ़ी अलग अलग थीं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन वर कॉमनली नोन एज स्लाव्स, और वहाँ के रहने वाले इनहेबिटेंट्स को, निवासी को, स्लाव कहा जाता था। मोस्ट पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर, बाल्कन का बहुतायत हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, उसके अधीन था। द स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर encouraged Balkan peoples to claim their independence on the basis of their history and nationality, making the area more explosive. जैसे जैसे बाल्कन के क्षेत्रों में रूमानी राष्ट्रवाद और साथ ही साथ रूमानी राष्ट्रवाद का फैलाव होना शुरू हुआ और ऑटोमन एम्पायर जब टूटना शुरू हुआ तो बाल्कन के लोगों को उसने इन चीज़ों ने इनकरेज किया, उत्साहित किया। जब राष्ट्रवाद की भावना जब प्रबल होनी शुरू हो गई और ऑटोमन एम्पायर जब टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया तो बाल्कन के लोगों को यह उत्साह आया कि वो अपनी खोई हुई आज़ादी को का दावा कर सकें, जिसे उन्होंने अपने हिस्ट्री और अपने नेशनलिटी के बल पर उन्होंने ये जाना था, यानी कि उन्होंने अपने इतिहास को पढ़कर ये जाना था कि वो पहले एक आज़ाद प्रदेश थे, लेकिन बाद में बाहर से आए हुए लोगों ने उनके ऊपर उनकी आज़ादी को छीन लिया और उनके ऊपर उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। तो अपने इतिहास को जानने समझने के बाद जो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई और जैसे ही ऑटोमन एम्पायर टूटना शुरू हो गया तो इन लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़नी शुरू हुई, उन्होंने अपने आज़ादी के दावे किए और इस तरीके से वो जो एरिया था, बाल्कन का जो क्षेत्र था, वो बहुत विस्फोटक हो चुका था। रेबेलियन बाल्कन नेशनलिस्ट saw their struggle as attempts to win back their long lost independence, और बाल्कन राष्ट्रवाद के जो विद्रोही थे उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया, उन्होंने कोशिशें करनी शुरू की ताकि वो अपनी बहुत लंबी खोई हुई आज़ादी को दोबारा प्राप्त कर सकें। द ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, जिसका नतीजा ये हुआ कि ऑटोमन एम्पायर टूट गया एंड लॉस्ट इट्स यूरोपियन टेरिटरीज, और यूरोपियन टेरिटरीज थी उस पर उसका जो दावा था वो ख़त्म हो चुका था। एज इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे, क्योंकि उसके जो यूरोपियन नेशनलिस्ट थे वह भाग खड़े हुए थे, वो टूट गए थे। एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, और इस तरीके से बाल्कन एरिया को एक आज़ाद प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो बाल्कन स्टेट्स में कौन कौन से जगह थे? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो। इन जगहों को मिलाकर पूरा बाल्कन स्टेट बनाया गया था। बाल्कन क्राइसिस बिकम्स एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट, यानी बाल्कन स्टेट्स वर जेलस एंड आइड वन अनदर्स टेरिटरीज, यानी जो बाल्कन स्टेट थे वो एक दूसरे से काफ़ी ईर्ष्या रखते थे और एक दूसरे के टेरिटरी पर आंख गड़ाए रहते थे, नज़र गड़ाए हुए रहते थे ताकि वो उनके क्षेत्र को हथिया सकें। The big European powers rivalry to extend their influence and control over Balkans intensified the conflict in the region, और जो बड़ी बड़ी यूरोपियन ताकतें थीं उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया था क्योंकि जो बाल्कन स्टेट्स थे उनमें एकता थी नहीं, और जब एकता थी नहीं तो इसी बात का बड़े बड़े यूरोपियन ताकतों ने फ़ायदा उठाया और बाल्कन्स के जो क्षेत्र थे उस पर बहुत तेज़ी से उनको आपस में लड़वा कर उनके अंदर फूट डालकर और उस पर अपना कब्जा कर लिया था। द बाल्कन कन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन अ सीरीज ऑफ बाल्कन वॉर्स, और यही जो बाल्कन की जो कन्फ्लिक्ट हुई उससे बहुत सारे बाल्कन क्षेत्र में लड़ाइयाँ शुरू हुई एंड द बाल्कन क्राइसिस अल्टीमेटली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसी वजह से जो बाल्कन क्राइसिस हुआ उसने प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा कर दें। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत थी वह बाल्कन क्राइसिस से ही होनी शुरू हो गई। तो इस तरीके से हमने बाल्कन में हो रही घटनाओं के बारे में जाना कि किस तरीके से जो बाल्कन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई और कैसे उसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की। हमारा अंतिम इसमें टॉपिक है एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स, यानी कि साम्राज्यवाद के खिलाफ में क्या क्या आंदोलन हुए। द कॉलोनीज ऑफ इम्पेरियल पावर्स
अपोज्ड इम्पेरियल डोमिनेशंस, यानी कि जो इम्पेरियल पावर्स की जो कॉलोनीज में रहने वाले लोग थे, अब उन्होंने इन साम्राज्यवादियों का जो प्रभुत्व था इसकी खिलाफत करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट्स डेवलप्ड टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। अब यह जो साम्राज्यवाद के खिलाफ में जो आंदोलनें चल रही थीं वह अब एक आज़ाद राष्ट्र राज्य बनने की मांग कर रही थी, यानी कि अब इस साम्राज्यवाद नीति को हटाकर और वो आज़ाद राष्ट्र राज्य की मांग कर रहे थे। A sense of collective national unity was an inspiration behind anti-imperial movements। और उनके अंदर जो एक नेशनल यूनिटी आ गई थी, जो राष्ट्रीय एकता की भावना आ गई थी, यही एकमात्र ऐसा इंस्पिरेशन था जिसने इन साम्राज्यवादियों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उन लोगों को प्रेरित किया। People everywhere developed their own specific variety of nationalism different from the European idea of nationalism। और हर जगह लोगों ने अपने अपने स्तर से अपने राष्ट्रवादी भावनाओं को उजागर किया और उन्होंने यूरोपियन आइडिया की खिलाफत की, उसका उन्होंने बहिष्कार किया और उन्होंने अपने राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करके उसका विरोध करके खुद को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की, उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। बट द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स बिकेम द नेचुरल एंड यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ नेशनलिज्म। लेकिन जो स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की जो भावना थी अब वह नेचुरल हो चुकी थी और साथ ही साथ वह सार्वभौमिक हो चुकी थी कि राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि अब हमें आज़ाद होना चाहिए और हमारे ऊपर किसी का भी अधीन नहीं रहेगा, हम किसी के अधीन नहीं रह सकते, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता है। तो इसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा था, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगीं। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र एक गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गईं क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आईं। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत
बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थीं। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया, लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों को अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस खंड में यह समझने की कोशिश की कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या था और किस तरीके से आगे चलकर साम्राज्यवाद का विरोध हुआ और एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाने की जो कामना थी वह सभी के अंदर प्रबल होनी शुरू हुई और सभी उपनिवेशों को बाद में आज़ाद होना पड़ा। अपने जिन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा जमाया था उन क्षेत्रों को उन्हें आज़ाद करना पड़ा। तो इस तरीके से जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हमने इसमें ये जाना, हमने उसकी स्थितियों को जाना, परिस्थितियों को जाना, किस तरीके से राष्ट्रवादी विचारों का उदय हुआ, उससे क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना और पढ़ा। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर इसको समझने में कहीं कोई समस्या हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।